वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेम्पिक्स 360 में। और आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है नेट जेआरएफ के एग्जाम 2021 में। ओके, तो ये पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट हम 5th कर रहे हैं और इससे पहले हमने 4 सेशंस को कवर कर लिया है। तो लगभग 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट में आप लोगों को करवा रही हूँ। और इसके अलावा 50-50 क्वेश्चंस के सेट्स भी करवा रही हूँ जो कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ओके, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही सब्जेक्ट वाइज उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों की तो प्रैक्टिस बन ही रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आई विल से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज के लिए, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहने वाला है और ये सभी एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने की पूरी संभावना है। तो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए ताकि आपका और मेरा इंटरेक्शन बना रहे। तो चलिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 टेबल दिए हुए हैं और दोनों को मैच करना है कि मिनरो बुक सम्मेलन, मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस सेकेंड एंड वुड्रो विल्सन एंड फ्रेडरिक टेलर ये किस किस से जुड़े हुए हैं। ओके, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप लोग राइट आंसर जल्दी नहीं बता पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके देन अपने आंसर्स को अज्यूम कीजिए और फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं और उसी स्पीड से आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग का आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। और देखिए, जो मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस 1 है वो जुड़ा हुआ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। ओके, 1968 में जो मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस होता है वो जुड़ा हुआ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। देन मिनरो बुक सम्मेलन सेकेंड जो है, सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो होता है वो जुड़ा हुआ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। ओके, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और नेक्स्ट वाला जो कॉन्फ्रेंस होता है वो जुड़ता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। और उसके बाद वुड्रो विल्सन, जो वुड्रो विल्सन है वो जुड़े हुए हैं द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी खुद की बुक है और ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहलाते हैं। और फ्रेडरिक टेलर की पत्रिका है मेंटल रिवॉल्यूशन। ओके, इस पत्रिका में वो मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं और इसमें वो कर्मचारी और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मानसिकता को बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निजी प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने हैं। एंड नेक्स्ट इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगर हिंदी का स्टूडेंट है तो वो हिंदी वाले लैंग्वेज पे पोस्ट कर लेगा अपने वीडियो को एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश पे पोस्ट कर लेंगे। सो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है, कौन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से मेल नहीं खाता है। ओके, आप लोगों को पता ही है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है।
कई थिंकर्स कहते हैं कि भाई पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन एक है, इनका कोई भी कार्य पद्धति अलग अलग नहीं होता है। लेकिन कई थिंकर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि पब्लिक एरिया और प्राइवेट एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें वही बताना है कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, व्यवसाय के मालिकों के लिए लाभ पैदा करना निजी प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ व्यवसाय के मालिकों के लिए लाभ नहीं पैदा करता है, बल्कि ये पब्लिक एंड ये ना इसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। ओके, प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है और जो ऑनर होता है, एक ही ऑनर होता है और उस ऑनर के लाभ को बढ़ाना होता है। और उसके अलावा इसका काम होता है कि यह उन गतिविधियों से मुक्त है जो लाभकारी होने का वादा करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये उन गतिविधियों से मुक्त नहीं है, बल्कि ऐसे ही गतिविधियां करता है, ऐसे ही स्टेप्स कंडक्ट करता है जिससे कि ऑनर्स को लाभ हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु एम्पोज द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, यानी राजनीतिक प्रशासन द्वंद्ववाद का समर्थन किसने किया था? किसने किया था राजनीतिक प्रशासन द्वंद्ववाद का समर्थन? तो इसका राइट आंसर है आपका वुड्रो विल्सन। किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने किया था। तो राइट आंसर आपका वुड्रो विल्सन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट भी दो लिस्ट दिए गए हैं और दोनों लिस्ट को मैच करना है। सो हर्बर्ट साइमन किससे रिलेटेड है? हर्बर्ट साइमन किससे रिलेटेड है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो देखिए इसका राइट आंसर हम निकालते हैं। देखिए जो हर्बर्ट साइमन है वो तार्किकता की बात करते हैं ना, तो तार्किक सकारात्मकता से रिलेटेड है। जो एल्टन मेयो है वो हार्थन अध्ययन, हार्थन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। और जो रिक्स है वो साला मॉडल से रिलेटेड है। और लूथर गुलिक और उर्विक पोस्ट कॉर्ड से रिलेटेड है। तो ये सभी देखिए, जो एल्टन मेयो है इनका खुद का स्टडी है, ह्यूमन रिलेशंस के स्टडी करते हैं हॉर्थन एक्सपेरिमेंट में। और जो हर्बर्ट साइमन है वो तार्किकता की बात करते हैं, तार्किक चयन का सिद्धांत देते हैं कि जब भी कोई भी प्रशासन होता है उसके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और जो प्रशासक होता है इस बहुत सारे विकल्पों में से एक बेस्ट विकल्प, बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है, देन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का काम करता है। ठीक, उसके अलावा जो लूथर गुलिक उर्विक हैं वो पोस्ट कॉर्ड बताते हैं कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों ही एक तरह होती है, दोनों का संचालन और कार्य पद्धति एक जैसी होती है। और जो कार्य पद्धति है उसको पोस्ट कॉर्ड शब्द के अंदर समेटते हैं। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद है एल्टन में ने बताया कि ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। और रिक्स ने साला मॉडल दिया है और साला मॉडल में उन्होंने जो विकसित विकासशील देश होते हैं उनका अध्ययन किया हुआ है। तो इसलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छता सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत का संबंध है, यानी हाइजीन थ्योरी एंड टू फैक्टर्स थ्योरी रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोटिवेशनल थ्योरी से। ओके, किससे संबंधित है? तो मोटिवेशनल थ्योरी से ये संबंधित है। और जो फेडरिक, यहाँ पे फेडरिक हर्जनबर्ग है
इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोटिवेशनल थ्योरी देने का काम किया था और इन्होंने ही हाइजीन थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी भी दिया है। उसके अलावा नेक्स्ट है रचनात्मक संघर्ष का विचार संबंधित है। आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है, किसने दिया है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया, किसने दिया है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है, मैरी पॉकर फॉलेट ने ये आइडिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है संवाद के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। ओके, कम्युनिकेशन के बारे में है, तो कम्युनिकेशनल थ्योरी को याद कीजिए कि किसने दिया था और उसने क्या क्या मेजर आइडिया दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 है, संवाद के लिए समूह की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो बेसिकली जो संवाद यानी कम्युनिकेशन की बात करने वाले थिंकर हैं वो कहते हैं कि संवाद में किसी भी तरह की समूह की आवश्यकता नहीं होती है, ये 2 या सिर्फ 2 से अधिक लोगों के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। ओके, ये केवल एक आइडिया, एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है और 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में ही ये कार्य करता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द की रचना किसने की। हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्विस्टिंग क्वेश्चन है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, कौन सा करेक्ट आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा, लुई ब्रांडिस। जो लुई ब्रांडिस हैं इन्होंने सबसे पहले 1910 में साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड की बात करी थी और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द को यूज किया था। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो FW टेलर हैं उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड को यूज किया और इनकी जो बुक है द प्रिंसिपल, जो इनकी बुक है वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, 1911 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है कि वेबर के अनुसार संगठन की बुनियादी संरचनात्मक विशेषताओं में शामिल है। तो जो मैक्स वेबर ने संगठन की बुनियादी संरचनाओं की बात करी है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। अकॉर्डिंग टू वेबर ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करती है। इसमें इंक्लूड होती हैं ये चारों ही चीजें। कार्य का वितरण होना चाहिए, प्राधिकरण का एक सुपरिभाषित अनुक्रम होना चाहिए यानी हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी में, सिस्टम का एक प्रोसीजर होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड तकनीकी रोजगार पर आधारित रोजगार चयन होना चाहिए। ठीक, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट, यानी जिसको जिस तकनीक को समझना या चलाना आता है उसी आधार पर उसको काम करने और चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है विकास प्रशासन की विशेषताएं किस रूप में होती हैं। जो विकास प्रशासन है तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है विकास प्रशासन के बारे में, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए जो विकास प्रशासन होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो विकास जो वर्ड है यहाँ पे उसी को लेकर आप नॉर्मल सा एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये काफी इजी क्वेश्चन है। जो विकास होता है उसका परिणाम निकलता ही निकलता है। ओके, शक्ति का केंद्रीकरण हम नहीं कह सकते कि शक्ति का केंद्रीकरण होता है। काम के लिए प्रतिबद्धता, अगर देखिए हमें विकास करना है तो काम तो करना ही होगा और जब काम करेंगे विकास करेंगे तो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है, A, C और D करेक्ट है।
रिजल्ट ओरिएंटेड है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिटमेंट टू वर्क है एंड चेंज ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन की फ्लैनिक्स ए निग्रो परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो निग्रो ने परिभाषा दी है लोक प्रशासन की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सा रिलेटेड है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार की 3 शाखाओं को शामिल करता है, कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका। दूसरा, जनता का सहकारी समूह प्रयास। तीसरा, सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी समूह और व्यक्ति होते हैं। उसके बाद सार्वजनिक नीति के निर्माण में भूमिका निभाता है। तो कौन कौन से करेक्ट हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, यानी सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब नेक्स्ट है अजर्शन एंड रीजन। तो अजर्शन है कि एकीकरण दृष्टिकोण का प्रस्ताव है कि इट मीन्स इंटीग्रल व्यू प्रपोज दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज मैनुअल, क्लर्क एंड मैनेजरियल। यानी जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो प्रशासन की सभी गतिविधियों का कुल योग है। और कौन कौन सी गतिविधियां? शारीरिक, लिपिक या प्रबंधकीय। और रीजन दिया गया है कि वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट, मार्शल ई डिमोक प्रमुख प्रस्तावक हैं। ओके, वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट, मार्शल ई डिमोक आर मेन प्रपोनेंट्स। तो ये सभी थिंकर जो है इंटीग्रल व्यूज प्रपोज करते हैं। तो कौन सा सही है? इसके लिए राइट आंसर क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आप लोग को थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ ताकि आप लोग खुद सोचकर करेक्ट आंसर चूज कर सकें। ओके, सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सार्वजनिक विकल्प दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है। सभी स्टेटमेंट्स पब्लिक चॉइस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है सौदाकारी दृष्टिकोण लोक प्रशासन की किस दृष्टिकोण से संबंधित है? यानी बार्गेनिंग अप्रोच रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रिलेटेड है निर्णय निर्माण। ओके, इसमें क्या होता है, हमें एक बेस्ट निर्णय लेने की जरूरत होती है। ओके, हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे पास विकल्प होते हैं, और उस विकल्पों में से सही निर्णय या सही विकल्प चुनने का निर्णय लेना पड़ता है। तो इसलिए वो एक तरीके से बार्गेनिंग का काम हो जाता है। तो इसे बार्गेनिंग अप्रोच भी कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है वो बार्गेनिंग अप्रोच से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण में लोक प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ग्लोबलाइजेशन। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें से सरकार संरक्षण का एकाधिकार यानी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मोनोपोली। तो ऐसा नहीं है कि लोक प्रशासन पर जो सरकार का एकाधिकार है वो रहता है। ओके, जो सरकार है वो अब वेलफेयर का काम करती है, कंट्रोल का काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर है द सिस्टम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप वाज डेवलप्ड बाय W.F. टेलर। तो ये सही है। नेक्स्ट है ही ऑल्सो prescribed 9 quality of good foreman. The next है relay assembly test room experiment is related to ecological approach. And fourth है behavioral theory is called as extension of classic theory. तो कौन सी करेक्ट नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन जो 3rd and 4th है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही है। जो रिले असेंबली है वो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, ये ह्यूमन रिलेशनल थ्योरी यानी जो एल्टन मेयो ने थ्योरी दी है रिले असेंबली उससे रिलेटेड है।
इसके अलावा जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो शास्त्रीय सिद्धांत का विस्तार नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है किसके संगठन के 4 आधारों, माफ कीजिए, किसने संगठन के 4 आधारों उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान की पहचान करी थी। सो हु आइडेंटिफाई 4 बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेमली पर्पस, प्रोसेस, पर्सनल एंड प्लेस। सो किसने बताया था कि संगठन के 4 आधार ही होते हैं? 4P के बारे में किसने बात करी थी? यहाँ पर 4P के बारे में बात करी थी लूथर गुलिक ने। किसने? लूथर गुलिक ने PPP की बात करी थी। ओके, और जो लूथर गुलिक और उर्विक है, इन दोनों ने मिलकर पोस्ट कॉर की बात करी थी। इसका फुल फॉर्म मैंने पीछे बताया है। ओके, इसका तो PP से हो गया, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। और हेनरी फ्योल ने भी बात करी थी इसकी ओके, POCC की। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर हुड द्वारा सभी मौसमों के लिए एक सार्वजनिक प्रबंधन लेख किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, द आर्टिकल अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स बाय क्रिस्टोफर हुड वाज पब्लिश्ड इन 1991। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्रिस्टोफर हुड है उन्होंने कितने सीजन्स की बात करी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? तो ऑल सीजन्स की बात करी है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हर मौसम में अपनाया जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, किसने कहा कि संचार का उद्देश्य सामान्य मुद्दों पर विचारों का मिलन है? Who said that aim of communication is the meeting of minds of common issues? तो आप याद कीजिए कम्युनिकेशनल थ्योरी को। ओके, तो किसने कहा है ये? तो ये कहा है आर्वेड टेड ने। ओके, आर्वेड टेड ने कहा है। और जो कम्युनिकेशनल थ्योरी है वो उसकी बात करते हैं पीटर ड्रकर। कौन बात करते हैं? पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन सही हैं? तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं कि संगठन संचार के 2 पहलू हैं, आंतरिक और बाह्य। ओके, नेक्स्ट है आंतरिक संचार अपने कर्मचारियों के साथ संगठन से संबंधित है, और उसके बाद है कि बाहरी संचार जनता के साथ संगठन से संबंधित है। एंड फोर्थ है कि संगठनों में संचार प्रक्रिया में अर्थ संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, न कि वैचारिक बाधाओं का। तो करेक्ट है क्या? कौन कौन से करेक्ट है? सो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, यानी जो आंतरिक संचार है वो संगठन के अंदर कर्मचारियों से संबंधित है। ओके, और जो बाह्य संचार है वो जनता और संगठन से संबंधित है, जनता और संगठन। ठीक, तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम कवर कर चुके हैं, और आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेशन अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी बेस पर बन सकते हैं, तो इनको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, इनको आप जरूर फॉलो कीजिए। और जितनी भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ओके, तो क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।